नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कर्मणी मौत की दास्तां का पार्ट 8। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की कर्मणी मौत की एक दास्तां पार्ट 8। राहुल अपना पहला कदम उस दरवाजे के अंदर रखता है। इसी के साथ वह लटका हुआ सर कहता है, अंधेरे की मलिका की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। और दूसरे कदम के अंदर रखते ही दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है, जिससे राहुल को आगे की तरफ धक्का लगता है और वह गिर जाता है। राहुल उठते हुए खड़ा होता है। उसके आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी अचानक उसे आवाज़ सुनाई देती है, कौन हो भाई, कौन हो, साझा करें। राहुल आगे की ओर देखने का प्रयास कर रहा था, पर अंधेरा इतना ज़्यादा घना था कि वह कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था। राहुल अपने जेब से मोबाइल निकालते हुए उसकी स्क्रीन लाइट जलाने की कोशिश की, पर स्क्रीन लाइट नहीं जली। राहुल ने अंधेरे की ओर वापस देखते हुए एक लंबी सांस ली। तभी फिर से वही अनजानी आवाज़ सुनाई दी, कौन हो भाई, और जवाब क्यों नहीं दे रहे। राहुल ने थोड़े घबराए हुए स्वर में कहा, आप कौन हैं और कहाँ हैं। ओहो, तो तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। उस अनजानी आवाज़ से हंसते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। वैसे आप कौन हैं। राहुल ने उत्तर के साथ ही प्रश्न भी कर दिया, मेरे छोड़ो, तुम इस अंधेरे वन में क्यों आए हो। वह आवाज़ एक बार फिर आई। राहुल ने अपने अंधेरे की घबराहट को कम करते हुए कहा, मैं सत्यदानव से मिलने आया हूँ। ओहो, कोई देव हो, उस अनजानी आवाज़ ने कहा। राहुल ने कहा, नहीं, मैं कोई देव नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ। अनजानी आवाज़ ने कहा, मनुष्य, यह कौन सा प्राणी है, यहाँ तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी उम्मीद से पूछा, क्या आप मुझे अंधेरे की रानी नीलिमा के पास ले चलेंगे। अंधेरे की मलिका के पास। हाँ हाँ हाँ, जब चारों तरफ अंधेरा हो तो अंधेरे की मलिका को नहीं, उजाले को ढूंढना चाहिए। उस अनजानी आवाज़ ने राहुल को सलाह देते हुए कहा, क्या मतलब, मुझे अंधेरे की मलिका से ही मिलना है। राहुल ने चिढ़ते हुए कहा। उसी अनजानी आवाज़ ने कहा, लो, मान लिया कि तुम्हें अंधेरे की रानी से मिलना है, लेकिन तुम अंधेरे में उन्हें कैसे दिखोगे। मान लो, यदि रास्ते में कोई रुकावट आई तो पार कैसे करोगे। तो फिर चलिए उजाले की खोज करते हैं। राहुल ने कहा, अरे, उजाला कोई हाथ में आने की चीज़ थोड़ी ना है, वह तो सूरज और चांद से आती थी। उस अनजानी आवाज़ ने कहा। राहुल बोला, अतिथि की क्या मतलब, वह तो अभी भी आती है। क्या सूरज और चांद की रोशनी आज तक आती है। लेकिन उस अनजानी आवाज़ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अभी दरवाजे के उस पार तक तो था, लेकिन यहाँ अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। राहुल ने कहा, मेरी नानी ने कहानी में सुनाई थी कि सूरज और चांद जब धरती पर आते हैं तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश छा जाती है, बिल्कुल रानी नीलिमा की आंखों की तरह। वह तो मेरी नानी ने बताया था कि सूरज रानी नीलिमा की आंखों से भी ज़्यादा चमकीला था, लगभग बहुत ज़्यादा। रानी की यह आंखें, जिससे अंधेरा इस कदर बाहर निकलता है, जिससे सिर्फ वह आंखें ही चमकीली दिखती हैं, बाद बाकी और कुछ भी नहीं। आपकी नानी क्या क्या कहती थी सूरज चांद के बारे में, मुझे भी बताइए। राहुल ने पूछा। वह कहती थी, सूरज और चांद दोनों रोज आते हैं अपने प्रकाश की किरणों के साथ, लेकिन वह इसी दरवाजे के उस पार से लौट जाते हैं। धरती का यह वह हिस्सा है जहाँ 3000 करोड़ वर्ष से प्रकाश की एक भी किरण नहीं पड़ी। 3000 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर भी सूरज आते थे, पर एक दिन एक श्वेत वस्त्र पहने हुए एक श्वेत दानव यहाँ आया। वह यहाँ की सारी रोशनी एक चाबी में डालकर उस नीली वाली आंखों को दे दिया, और अगली सुबह जब उस रानी की आंखें खुली तो उसकी आंख पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, और काली आंखों से हर एक पल अंधेरा बाहर निकलने लगा, और उसकी आंखों के कालेपन ने चारों तरफ अंधेरा फैला दिया, चारों तरफ। और इसके बाद आज तक
बस हम लोग इस इंतज़ार में हैं कि शायद कोई आएगा और हमें वापस प्रकाश लौटा देगा। उस अनजानी आवाज़ ने काफ़ी गंभीर स्वर में कहा। इसका मतलब यह सारी करतूत किसी राक्षस की है और उसके अंत के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, राहुल ने पूछते हुए कहा। उस अनजानी आवाज़ ने कहा, नहीं, उस दैत्य के अंत के साथ ही सब खत्म हो जाएगा। जरूरी है उस चाबी के ताले पर लगाने की, और क्योंकि तुम यहाँ कहीं और से आए हो तो तुम्हारा ही यह कर्तव्य है। डर के सफ़र में स्वागत है तुम्हारा। इसके साथ ही आवाज़ आनी बंद हो गई और इसी के साथ राहुल को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जो काफ़ी ऊंची ऊंची और डरावनी थी। कभी किसी के चीखने की तो कभी चिल्लाने की। राहुल के चेहरे पर डर ने अपनी दस्तक दे दी। अकेले किसी जंगल में, वो भी तब तक सामने कुछ नजर ना आ रहा हो और सामने से आने वाली आवाज़ डरावनी हो। राहुल इन आवाज़ों के नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ दौड़ने लगा। तभी वह अचानक एक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर गया। तब उसे याद आया, यह एक जंगल है, इसलिए मुझे काफ़ी संभल कर चलना होगा, पर बचकर भी। यहाँ के जानवर तो मुझे नहीं दिख रहे, पर वे मुझे पक्का देख पा रहे होंगे। फिर राहुल उठा और आगे बढ़ा, अपने हाथ को आगे करके चलने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी उसका पैर एक टूटे हुए पेड़ पर पड़ा। उसके पैर से उस पेड़ की ठूंठ छू रही थी। तब शॉक्ड हो गया, यह तो वही पेड़ है जिससे मैं टकराया था, लेकिन यह गिरा कब और कैसे? और हाँ, इसके गिरने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी, ना ही मैं चला तो मुझे आवाज़ सुनाई दी, ना ही यह पेड़ गिरा तो इसकी आवाज़। तो इसका मतलब यह है, जंगल तो हकीकत है, पर यहाँ कुछ भी हो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती और अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसी के साथ उसने उस पेड़ की एक टहनी को तोड़ लिया। तभी उस पेड़ से एक चीख निकली। राहुल उस चीख को अनसुना करते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे कुछ ऐसा लगा मानो जैसे उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो और वह पीछे मुड़ा। अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसके गले को एक रस्सी ने जकड़ लिया और राहुल को ऊपर की तरफ ले जाने लगा। राहुल की सांसें फूलने लगी, उसका गला धीरे धीरे और भी दबने लगा था, सांसें टूटने लगी थीं। तभी एक आग का गोला आकर उस रस्सी से टकराया और इसी के साथ उस रस्सी के ऊपरी सिरे ने आग पकड़ ली। उस रस्सी की जकड़न धीरे धीरे ढीली हो गई और राहुल जमीन पर गिर गया, और गिरने के साथ ही उसके पैर के पास एक कपड़े जैसा पेपर गिरा, जिस पर लिखा हुआ था, राहुल, मैं कर्मणी, मैंने ही सहयोगी फांसी के फंदे को तुम्हारे पीछे लगाया था तुम्हारी मदद के लिए, पर अंधेरे की वजह से तुम्हें देख नहीं पाया और तुम्हीं पर हमला कर दिया। अब जब तक यह जल रहा है तब तक तुम आगे भाग सकते हो। तुम जितना आगे बढ़ोगे और भी खतरे मिलेंगे, इसलिए कोशिश करो कि इस रस्सी के पूरी तरह जलने से पहले इस पड़ाव को पार करने की, क्योंकि रोहिणी को बचाने के लिए सिर्फ 8 घंटे का समय बचा है। राहुल उस चिट्ठी को पढ़ते हुए उठा और तेजी से आगे की ओर भागने लगा। उसके आगे आने वाले हर एक रोड़े से बचता हुआ वह भागता रहा। चारों तरफ अंधेरे के बीच एक प्रकाश जो उसे फांसी के फंदे से आ रही थी। उसके आगे आगे राहुल तेजी से भागे जा रहा था। राहुल के पीछे वह फांसी का फंदा ऐसे भाग रहा था मानो जैसे वह राहुल की शर्ट से बंधा हो। दौड़ते हुए राहुल को एहसास हुआ उसके पीछे कुछ दौड़ रहा है। ऐसा महसूस होते ही राहुल रुक गया। घनघोर अंधेरे में राहुल उस जलते हुए फांसी के फंदे के प्रकाश से कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाया। फिर भी उसे वहाँ पर कुछ महसूस हो रहा था, मानो वह वहाँ पर अकेले ना हो। राहुल ने बगैर डरे आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है यहाँ पर। बदले में सिर्फ एक चीख सुनाई दी। यह चीख राहुल ने पहली बार नहीं सुनी थी। उसने वही चीख उस समय भी सुनी थी जब उसने दरवाजे के सामने पेड़ से टहनी तोड़ी थी। इसका मतलब
कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, जिसने भी शायद पेड़ की डाल तोड़ी है। यह सब सोचते हुए राहुल की नज़र जलते हुए सहयोगी फांसी पर पड़ी। उसका काफ़ी सारा हिस्सा जल चुका था। राहुल ने उसे देखकर वापस काफ़ी तेजी से आगे की तरफ दौड़ लगा दी। राहुल आगे की तरफ भागता रहा, काफ़ी तेजी से। शायद अब उसे अपने अगल बगल की कोई भी खबर नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों पर चोट लगी है, जैसे किसी के नाखूनों की, और उसे दर्द भी हो रहा है। वह 2 मिनट के लिए रुका और उसने जब अपनी हथेलियों को देखा तो उस पे जख्म दिखाई दे रहे थे, जैसे बहुत सारे कांटे उसके हाथों में लगे हों, और उसे पता भी नहीं चला कि आखिर यह चोट उसे कब और कैसे लगी। राहुल उन निशानों की नज़रअंदाज करते हुए आगे की ओर बढ़ा। तभी अचानक उसे ठीक अपने सामने एक स्मोक गार्ड दिखाई दिया। बिल्कुल वह धुएं का बना हुआ था। वह पूरा धुएं की तरह था। बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसा मानो काले धुएं को इंसान के आकार वाले किसी कांच में भर के उसके सामने खड़ा कर दिया गया हो। राहुल अपने डर को छिपाते हुए स्मोक गार्ड के बगल से होकर तेजी से भागा। आगे राहुल, उसके पीछे जलता हुआ सहयोगी फांसी, और सहयोगी फांसी के पीछे स्मोक गार्ड। राहुल तेजी से आगे की तरफ भाग रहा था, फिर भी वह स्मोक गार्ड पता नहीं कब राहुल के आगे आ गया। राहुल के आगे आते ही स्मोक गार्ड ने अपने नाखून से राहुल पर हमला करने का प्रयास किया। राहुल उसके नाखूनों के वार से बचते हुए पीछे की तरफ दौड़ा। वह स्मोक गार्ड तुरंत अपने इंसानी आकार छोड़कर धुएं में बदल गया और राहुल के चारों तरफ फैल गया। उसे वही चीख सुनाई देने लगी जो आई थी। धीरे धीरे वह चीख की आवाज़ बढ़ने लगी। राहुल को उस चीख से तकलीफ होने लगी। राहुल के कान से खून निकलने लगा था। अब जलता हुआ सहयोगी फांसी भी पूरी तरह जल चुका था और लगातार भागने की वजह से राहुल थक भी गया था। राहुल के कानों से आ रहे खून लगातार निकल ही रहा था। दर्द के मारे वह भी चिल्ला उठा। राहुल की चीख सुनकर स्मोक गार्ड ने चिल्लाना बंद कर दिया। अपने कानों से आते खून को रोकने के लिए जेब से रुमाल निकाला। रुमाल को निकालकर अपने कानों पर बांध लिया। रुमाल के साथ साथ उसके कान पर रक्षा सूत्र भी बंध चुका था। उसे याद आया कि उसने जो नवग्रह कस्तूरी हार पर से रक्षा सूत्र निकाला था वह अपने जेब में ही डाल लिया था। रक्षा सूत्र के सर से बनते ही स्मोक गार्ड फैला हुआ धुआं गायब हो गया। वह अंधेरे में भी साफ साफ देख पा रहा था। राहुल थोड़ी देर सांस लेने के बाद आगे भागने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद उसने देखा उसके आगे बहुत सारे स्मोक गार्ड शायद कुछ लेकर जा रहे थे। राहुल उस जंगल को साफ साफ देख पा रहा था। उसके सारे पेड़ काले काले हो गए थे, मानो जैसे करोड़ों वर्षों से मृत हों, और उसी के साथ उस काले धुएं का काम करता देख राहुल बिल्कुल हैरान हो गया। राहुल यह सब देखकर सोचने लगा, यह काले धुएं क्या कर रहे हैं और क्यों? तभी वहां पर एक स्मोक गार्ड आया और उन्हीं की भाषा में कुछ कहा। सभी स्मोक गार्ड एक साथ मिलकर कुछ कहे और वह जो बाद में आया था वह टूटकर आसमान में फैल गया। तब सभी स्मोक गार्ड एक साथ चीखते हुए वहां से एक की तरफ दौड़ पड़े। राहुल भी छुपते छुपाते उन्हीं स्मोक गार्ड से पीछे चल पड़ा। स्मोक गार्ड से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई सड़े हुए कचरे से आती है। राहुल उन स्मोक गार्ड से लगभग 10 मीटर पीछे था। वह उनका पीछा दूर से ही कर रहा था ताकि उसे फिर से कोई स्मोक गार्ड देख ना ले। तभी उसने देखा सारे स्मोक गार्ड्स एक जगह पर रुके। वहां पर गिरे हुए पेड़ के एक टहनी को तोड़ने की कोशिश करने लगे। सारे काले साए उस टहनी को तोड़ने में असफल रहे। राहुल समझ नहीं पा रहा था यह करके आ रहे हैं। तभी उन सारे काले सायों में से एक स्मोक गार्ड बाहर निकला। उसके सिर पर सिर्फ एक ही काले रंग का सींग था। वह सबसे अलग स्मोक गार्ड था। उसने उस टहनी को काफ़ी प्रयास के बाद तोड़ा। राहुल यह नहीं समझ पा रहा था कि यह लोग वह टहनी तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं और इससे यह टहनियाँ टूट क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि उसने तो बड़ी आसानी से टहनी को तोड़ दिया था। उस सींग वाले स्मोक गार्ड ने जैसे ही पेड़ की टहनी तोड़ी, पेड़ से चीख निकलने लगी जो काफ़ी तेज थी।
पेड़ से चीख निकलते ही सारे स्मोक गार्ड जोर जोर से चिल्लाने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी खुश हो गए हों। लेकिन वह इधर उधर क्यों भाग रहे थे, यह समझ में नहीं आ रहा था। तब राहुल ने सोचा शायद यही उसकी खुशियां जाहिर करने का तरीका है। तभी थोड़ी देर में वहां पर आकाश में से एक और स्मोक गार्ड उतरते हुए दिखाई दिया। राहुल को लगा शायद यह कोई विशेष स्मोक गार्ड है। वह स्मोक गार्ड जमीन पर आकर सबसे एक दिशा की ओर चलने लगा। सारे स्मोक गार्ड उसी के पीछे पीछे चलने लगे। राहुल भी वहां से उनके पीछे पीछे ही चल पड़ा। वह दृश्य काफी खौफनाक था। एक घनघोर जंगल जहां पर सूरज की किरणें पहुंचती ही नहीं। वहां पर एक अकेला आदमी अजीब अजीब स्मोक गार्ड का पीछा कर रहा था। यह दृश्य काफी खौफनाक था। शायद खौफनाक भी नहीं, डर का आखिरी चरण था। तो प्यारे दोस्तों, आज की यह कहानी मेरी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है इस कहानी का, ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।